खिलजी वंश की बात कर रहे थे। और खिलजियों में हमने बात की कि खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा के अंदर कर दी थी जब वो उससे मिलने के लिए गया था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी का लड़का भी दिल्ली के अंदर बन गया सुल्तान। अलाउद्दीन खिलजी कड़ा से दिल्ली जाता है और कब्जा कर लेता है और गद्दी पर बैठ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी को मारकर और उसके बेटे को मारकर गद्दी पर आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आप जानते हो एक बड़ा महत्वपूर्ण शासक हुआ है। इसके जबरदस्त क्वेश्चन आएंगे तो इसको ढंग से समझना है, एक एक चीज को बेसिक को समझो। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गुरसाप। वास्तविक नाम, वास्तविक नाम हुआ करता था इसका अली गुरसाप। अली गुरसाप इसे कहा जाता है। कौन था ये? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा, भतीजा भी था जलालुद्दीन खिलजी का, वह दामाद भी था। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और उसका दामाद भी था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना राज्याभिषेक करवाया था वो लाल महल में करवाया था। राज्याभिषेक इसका कहां हुआ था? राज्याभिषेक, राज्याभिषेक इसका लाल महल में हुआ था, दिल्ली में। लाल महल आप जानते हो, लाल महल किसका बनाया हुआ था? बलबन का। लाल महल जो दिल्ली में है बलबन का बनाया हुआ था। उस लाल महल के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने कई उपाधियां धारण की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी उपाधियां। उपाधियां देखो कौन कौन सी इसने उपाधियां धारण की थी। इसने उपाधि धारण की सिकंदर ए सानी। ये अपने आप को विश्व विजेता बनाना चाहता था सिकंदर की तरह। तो सिकंदर ए सानी, इसका अगर अर्थ देखें तो दूसरा सिकंदर। अपने आप को ये सिकंदर से तुलना करता था। सिकंदर आपको पता है विश्व विजेता बनना चाहता था, विश्व विजेता के लिए निकला था और बहुत सारे क्षेत्र को जीत लिया था। इसलिए सिकंदर को विश्व विजेता बोल देते हैं अपन। तो सिकंदर जैसा बनना चाहता था, इसलिए उपाधि भी वही धारण इसने की। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही की उपाधि इसने धारण की। जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि। स्वयं को इसने ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। ऐसी ही उपाधि आपको याद होगा सबसे पहले धारण करने वाला कौन था? जिले इलाई की सर्वप्रथम उपाधि किसने धारण की थी? बताया था मैंने, बलबन ने धारण की थी। तो बलबन के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने भी जिले इलाई की उपाधि धारण की है। यामीन उल खलीफा, इसने खलीफा को खुश करने के लिए यामीन उल खलीफा की उपाधि धारण की थी। इसका अर्थ होता है खलीफा का नायाब, नायब। खलीफा का नायब, नायब मतलब प्रतिनिधि, खलीफा का प्रतिनिधि। नायब, नायब वर्ड मैंने बताया आपको। तो नायब का मतलब होता है प्रतिनिधि। तो स्वयं को उपाधि धारण की कि मैं खलीफा का प्रतिनिधि हूं। यामीन उल खलीफा की उपाधि धारण की। तो खलीफा की उपाधि इसने धारण की है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके अलावा इसने एक उपाधि धारण की थी नासिरी अमीर उल मोमनीन। नासिरी अमीर उल मोमनीन, नासिरी अमीर उल मोमनीन।
ये जो मोमनीन या मोमनीन की जो उपाधि धारण की थी, ये उपाधि थी, ये स्वयं को खलीफा का जो है, खलीफा के, ये नासिर अमीर उल मोमिनीन, बस ये ध्यान रखना है आपको। नासिर अमीर उल मोमिनीन, खलीफा का तो ये हो गया यामीन उन खलीफा। यामीन का मतलब क्या होता है? यामीन का मतलब दायां भाग होता है, तो दायां हाथ, दायां भाग। ठीक है, तो इसको आप एक ये भी कह सकते हो, खलीफा का दायां भाग। नासिर अमीर उल मोमिनीन, ये उपाधि इसने धारण की। देखो, अलाउद्दीन खिलजी जो था, बिल्कुल खलीफा को सम्मान दिया इसने, लेकिन खलीफा को मान्यता दी, लेकिन शासक बनने के लिए इसने अनुमति नहीं ली थी। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि खलीफा को मान्यता दी, खलीफा के अधिकार को मानता था ये, क्योंकि इस्लाम में खलीफा का महत्व था, मान्यता दी, लेकिन शासक बनने की अनुमति नहीं ली, बनने की अनुमति प्राप्त नहीं की। ये बहुत अच्छा तथ्य है। देखो, खलीफा को मान्यता जरूर दी इसने, खलीफा को मान रहा है, खलीफा से संबंधित उपाधि धारण कर रहा है, लेकिन शासक बनने की उपाधि धारण नहीं की। जैसे तुमने देखा, सल्तनत काल के शासक क्या करते थे, जनरली खलीफा से पत्र लेते थे, एक कागज लेते थे कि भाई आप हमें अनुमति दो, एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन उसका सम्मान भी बढ़ जाता खलीफाकार, इनका सम्मान भी इस्लाम में बढ़ जाता कि भाई धर्मगुरु से उपाधि लेकर गद्दी पर बैठा है। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा को मान्यता दी, सम्मान किया, लेकिन उससे शासक बनने की अनुमति नहीं ली। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का यह सिद्धांत था कि जो धर्म है और राजनीति है, दोनों अलग चीज है। तो ये पहला सुल्तान हुआ दिल्ली के अंदर जिसने धर्म को राजनीति से पृथक कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने। इससे पहले कोई ऐसा सुल्तान नहीं था। इसने उसको अनुमति दी, उसको मान्यता दी, लेकिन उसे शासक बनने की अनुमति नहीं ली। तो अलाउद्दीन खिलजी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, या दिल्ली सल्तनत लिख दूं या सल्तनत लिख दूं, एक ही बात है ना इन शब्दों पे। सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से पृथक किया, धर्म को राजनीति से पृथक किया। भाई खलीफा का सम्मान कर दिया, अब खलीफा का दायां भाग अपने आप को कह दिया, लेकिन उससे अनुमति नहीं ली, क्योंकि राजनीति को इसने अलग रखा। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था देखो, इसको समझना आपको, इसकी सैनिक व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से। पूरी कहानी इसकी सैनिक व्यवस्था पे टिकी हुई है। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप जनरली ये जानते हो कि भारत में हर जगह इसने आक्रमण किए, राजस्थान में खूब आक्रमण किए इसने, हर जगह। चित्तौड़ में शाखा हुआ, ठीक है, जालोर में शाखा हुआ, सिवाना में शाखा हुआ, रणथंबोर में शाखा हुआ। भारत में खूब आक्रमण किए, दक्षिण भारत में खूब जगह पर आक्रमण किए। तो इसके लिए इसकी सैनिक जो व्यवस्था थी वो बहुत जबरदस्त थी। आपको पता है, इसकी नीति ऐसी थी कि ये अपने साम्राज्य को बढ़ाए, तभी तो अपने आप को सिकंदर कहता है, सिकंदर एहसान नहीं कहता है अपने आप को, तो सेना चाहिए उसके लिए। तो इसने सबसे बढ़िया काम जो किया, वो सेना को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया। वैसे सेना को सबसे पहले व्यवस्थित करने का श्रेय बलबन को जाता है। दीवाने अर्ज नामक उसने पोस्ट बनाई थी, विभाग बनाया था, याद आया? दीवाने अर्ज, जिसका प्रमुख होता था आरिजे मुमालिक। लेकिन उसने थोड़ा बहुत सुधार किया, इसने पूरी सैनिक व्यू रचना को बदल के रख दिया, व्यवस्था को। पहला सुल्तान था जिसने सबसे बड़ी व स्थायी सेना रखी, पहला सुल्तान
जिसने बड़ी व स्थायी सेना रखी, वह स्थायी सेना में, देखो ये क्वेश्चन बनेगा इसलिए स्थायी सेना रखी। सबसे पहले स्थायी सेना रखने की नींव इसी ने रखी थी, परमानेंट बहुत बड़ी सेना। क्योंकि ये परमानेंट बहुत कम सैनिकों को रखते थे सल्तनत काल में, युद्ध के समय बुला लेते थे, क्योंकि अगर आप परमानेंट लाखों सैनिक रखोगे तो खर्चा लगेगा, तो युद्ध के समय ये बुला लेते थे, तो उनको हिस्सा भी दे देते, लूट के माल का हिस्सा भी दे देते। तो लेकिन स्थायी सेना रखी सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखना, बहुत बड़ी स्थायी सेना रखी। इसने वो किराए के सैनिकों वाला सिस्टम ही बंद कर दिया। और इस स्थायी सेना को इस स्थायी सेना को इसने कहा, इस स्थायी सेना को कहा, इसको नाम दिया हस्म। हस्म का मतलब होता है सेना। ए मुर्तब, ए मुर्तब, हर्ष ए मुर्तब कहा गया। हर्ष ए मुर्तब का मतलब क्या हुआ? हर्ष से मुर्तब का मतलब होता है कि इसमें स्थायी जो सेना इसने रखी, ऐसे ही नहीं कि हर किसी को इसने सैनिक रख लिया। इसने क्या किया? निरीक्षण किया उनका, और निरीक्षण करके सैनिकों को नियुक्त किया। निरीक्षण करके सैनिक नियुक्त। तो ये व्यवस्था जो थी, इस व्यवस्था के तहत इसने सेना बनाई थी। इसके सैनिक एकदम खरे, पूरी परीक्षा जैसे आजकल आर्मी के लिए 2 ऑर्डर होती है ना, उसी प्रकार इस प्रकार इसने सैनिक व्यवस्था कायम की। अब देखो, इतनी बड़ी स्थायी सेना तो इसने रख ली, क्योंकि पहला सुल्तान है जिसने स्थायी सेना रखना शुरू किया है। बाकी थोड़ी बहुत रखते थे, बाकी किराए पे आती थी। इसने ये नींव रखी, और भर्ती भी एकदम प्रक्रिया के तहत कर रहा है। इसने नगद वेतन देना भी शुरू किया सेना को, इससे पहले किसी ने नहीं दिया था। पहला सुल्तान है जिसने पूरी सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। तो नगद वेतन देना शुरू, ये काम भी इसने शुरू किया, पूरी सेना को नगद वेतन दिया। ठीक है, चलो ये भी बढ़िया बात है, बड़ी सेना रख रहा है, इतना पेमेंट भी देना पड़ रहा है, भारी काम है। और सैनिकों के हुलिया नोट करने की प्रथा चलाई, इससे पहले ऐसा नहीं था। सैनिकों के हुलिया नोट करने की प्रथा चलाई, कि जो सैनिक भर्ती होंगे उनके हुलिया नोट किए जाएंगे। हुलिया नोट मतलब आजकल भर्ती होती है तो आप देखते हो आपकी फोटो ली जाती है, सब होता है। पहले फोटो वाला कैमरा वाला सिस्टम तो था नहीं, तो हुलिया नोट करते थे कि आंख के नीचे ये निशान है, आंख के ऊपर ये निशान है, नाक पे ये निशान है। हुलिया नोट, ताकि सैनिक बदले नहीं। भर्ती किसी और को किया, जैसे भर्तियों में फर्जीवाड़ा होता है, आप देख रहे हो किस प्रकार परीक्षा कोई और दे रहा है, डमी कैंडिडेट बिठा देते हैं। तो इस प्रकार की राजस्थान में जो एसआई की भर्ती चर्चित इसी मामले को लेकर रही। तो अब निरीक्षण करके सैनिक नियुक्ति कर रहे हैं, भर्ती किसी और को कर दिया और नौकरी कोई और कर रहा है, नहीं, हुलिया नोट करवाया इसने। इसने घोड़े दागने की प्रथा चलाई, इससे पहले नहीं चली थी ये। बड़ा चालाक आदमी था, सेना में बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया। इससे पहले यह प्रथा कभी नहीं चली थी। घोड़े दागने की प्रथा क्या थी? घोड़ों पर निशान लगाया जाता था, शाही निशान। देखो इनका ज्यादातर खर्चा ये होता था कि ये बाहर से घोड़े मंगाते थे, ईरान से। तो जब ये घोड़े मंगाते थे तो घोड़े सेना को दे दिए, ले भाई 5,000 घोड़े, बहुत पैसा लगता था घोड़ों का, 5,000 घोड़े दे दिए। अब क्या करते थे, जो घोड़े वाले होते थे सैनिक या जो अश्वशाला को संभालने वाले, वो उन घोड़ों को बाजार में महंगी कीमत में बेचकर और बाजार से सस्ते घोड़े ले लेते थे। भाई घोड़े तो नस्ल पे दाम है, घोड़ा 1 करोड़ का ही आता है और घोड़ा 1 लाख का भी आता है, घोड़ा 5 करोड़ का भी आता है। तो नस्ल डिपेंड करती है ना। तो महंगे महंगे घोड़े क्या होते थे, बाजार में बेच दिए जाते थे। दूसरा क्या करते थे कि जब घोड़ा गिनती करने आते थे ना घोड़े की, कि भाई आपको 5,000 घोड़े दिए हमने, अब घोड़ों की गिनती करने आते थे ना, तब वो 5,000 घोड़े हो जाते थे,
और जो ही गिनती करने वाला चला जाता था तो वो बाजार में बेच दिए जाते हैं। और अब मान लो 2,000 ही है, जैसे ही गिनती करने वाला है बाजार से किराए लाकर खड़े कर दिए। तो बेईमानी करते थे, इन घोड़ों को बेच देते थे बाजार में। तो घोड़ों पर शाही निशान लगा दिया गया कि अब घोड़ा, भाई ये शाही निशान है घोड़े पर, दाग दिया गया। अब आप घोड़े को बाजार में कैसे बेचोगे? क्योंकि अगर आपने बाजार में बेच दिया और वो शाही निशान का घोड़ा बाजार में मिल गया तो उसको मृत्युदंड है फिर। तो बाजार में उस दागे हुए घोड़े को खरीदेगा कौन? तो उसने ऐसी प्रथा था कि घोड़ों में जो भ्रष्टाचार है उसको कम किया जा सके। एक तुमन, तुमन शब्दावली किसके लिए काम में ली गई है, इसको भी देखो। तुमन, तुमन क्या होता था? 10,000 सैनिकों की जो टुकड़ी होती थी उसे तुमन कहा जाता था। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी, 10,000 सैनिकों की जो इसकी टुकड़ी होती थी वो तुमन कहलाती थी। ये दशमलव प्रणाली से संगठित सैनिक थे। दशमलव प्रणाली इसकी सैनिकों की टुकड़ियां बनाने की प्रणाली थी। दशमलव प्रणाली, दशमलव प्रणाली का मतलब है 10 के गुणा में रखते थे सैनिक। इसकी जो सेना थी वो दशमलव प्रणाली पर चलती थी। दशमलव का मतलब है 10 सैनिक, 100 सैनिकों पर एक आदमी, 1,000 सैनिकों पर 10,000 पर 1,00,000, ऐसे। तो तुमन होता था वो 10,000 सैनिकों की टुकड़ी होती थी। 10 सैनिकों की टुकड़ी 100, ये दशमलव सिस्टम है, 10-10 की टुकड़ियां होती थी। तो 10,000 सैनिकों की टुकड़ी क्या कहलाती थी? तुमन कहलाती थी। बाकी तो मैं जब आपको सल्तनत काल की सैन्य व्यवस्थाएं अलग से पढ़ाऊंगा तब इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये इसकी सैनिक व्यवस्था थी। अब देखो, अलाउद्दीन जो खिलजी था ना, उसने इतनी बड़ी सेना रखी और उनको नगद पेमेंट भी दे रहा है। तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो इसको क्या करना पड़ेगा? पैसा कहीं से तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कर वर बढ़ा देंगे, चलो ठीक है। दूसरा, इसने सैनिकों को नगद वेतन तो दिया लेकिन बहुत थोड़ा वेतन दिया। भाई सैनिक को तनख्वाह चाहिए 5,000, दे रहा है 2,000, क्योंकि इतनी बड़ी सेना को पेमेंट कहां से देगा? 5,000 की जगह 2,000 दे रहा है। तो एक बात बताओ, क्या सैनिक 2,000 में नौकरी करेगा? फिर 5,000 की जगह 2,000 दे रहे हो तो सैनिकों में असंतोष हो जाएगा। तो इसलिए इसने एक आइडिया निकाला और इसने क्या किया कि इसने बाजार को ही नियंत्रित कर दिया। सेना दिल्ली में रहती थी तो दिल्ली में उनकी फैमिलीज वगैरह रहती थी, तो दिल्ली में ही इसने क्या किया? बाजार को नियंत्रित कर लिया। बाजार को नियंत्रित किया, बाजार में महंगाई को नियंत्रित कर लिया। भाई आपको 5,000 की जगह 2,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन अगर महंगाई कम कर दोगे तो 2,000 में ही सैनिकों का गुजारा हो जाएगा, तो विद्रोह नहीं होगा। भाई कोई चीज है वो 50 रुपए की मिल रही है, अब वो इन लोगों को 20 रुपए में मिल रही है, तो पूरी दिल्ली में तो आम लोगों को भी फायदा हुआ इससे। सैनिकों को तो होना ही होना था, आम लोगों को भी फायदा हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को नियंत्रित कर दिया। ये ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया था कि जिसने बाजार को कंट्रोल कर लिया था। तो ये भी उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था। तो अभी तो हमने उसकी सैनिक व्यवस्था पढ़ी है, स्थायी सेना, नगद वेतन, हुलिया नोट, घोड़ा दागना, तुमन। ठीक है, अब हम देखते हैं बाजार नियंत्रण व्यवस्था। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार को नियंत्रित करना इसने शुरू कर दिया। यह व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की शुरू की हुई है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था। इसने क्या किया? सैनिकों को वेतन कम दिया, इस कारण बाजार में वस्तुओं का मूल्य कम कर दिया, महंगाई कंट्रोल कर ली। सैनिकों को वेतन, इतनी बड़ी सेना, भाई बड़ी सेना है ना, स्थायी है, परमानेंट है, तो सैनिकों को वेतन कम दिया, इस कारण बाजार में वस्तुओं की कीमत अब वो कंट्रोल में की गई। ठीक है, कीमत मूल्य, कीमत को या मूल्य को कम किया गया। तो इसने ऐसे बाजार नियंत्रण का प्रयास किया।
अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, प्रत्येक वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया इसने। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्येक वस्तु का मूल्य निर्धारित कर दिया। क्या किया कि बाजार, अलग अलग बाजार लगा दिए, और बाजारों में क्या किया कि हर दुकानदार जो मेरे भाव बताए हुए हैं वो लिस्ट लगाएगा। ये कई बार खुद है ना भेस बदल के बाजार चला जाता था, और बाजार के अंदर ये देखता था कि कहीं कोई चीज महंगी तो नहीं बेच रहा, तो ये खुद भी जांच कर लेता था। तो वस्तुओं के पृथक पृथक बाजारों की व्यवस्था की। तो वस्तुओं के पृथक पृथक बाजारों की व्यवस्था की। इसने क्या, तीन प्रकार के बाजार लगाए। नंबर एक बाजार लगाया खाद्यान्न का, जिसमें खाद्यान्न मिलता था। नंबर दो लगाया इसने कपड़े का बाजार, जिसमें कपड़ा मिलता था। और तीसरा बाजार था मवेशी व दास मिलते थे, जहां पर मवेशी यानी पशु जो पालने वाले होते हैं, वह दास गुलाम भी मिलते थे। तो इस प्रकार के इसके तीन प्रकार के मार्केट हुआ करते थे। ये बाजार नियंत्रण जो व्यवस्था है इसकी, बाजार नियंत्रण व्यवस्था केवल दिल्ली में ही लागू थी। केवल दिल्ली में लागू। इसने ऐसा जो सिस्टम किया था कि मूल्य तय कर दिए वस्तुओं के, सब लिस्ट लगाए गए बाहर, अलग अलग बाजार होंगे, ये व्यवस्था केवल इसने दिल्ली में लागू की थी। और अलाउद्दीन की जब मृत्यु हो गई उसके बाद ये व्यवस्था भी खत्म हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद यह व्यवस्था, जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था है, समाप्त। अलाउद्दीन के मरने के बाद यह व्यवस्था खत्म हो गई। तो सराय ए अदल वर्ड किसके लिए काम में लिया जाता था? सराय ए अदल क्या था? जो बाजार को ही कहते थे जनरली, जो सरकारी सहायता प्राप्त बाजार हैं। तो जनरली मैं ये कहूं कि बाजार को ही कहा जाता था, सराय ए अदल नाम से जाना जाता था बाजार को ही। तो इस प्रकार इसने वस्तुओं के तय कर दिए, तीन टाइप के बाजार भी बना दिए। और इसने देखो बाजार को नियंत्रित करने के लिए चार अधिनियम बनाए। बाजार नियंत्रण व्यवस्था बड़ी व्यवस्था है, इसको अच्छी तरह से समझो। बाजार नियंत्रण के लिए चार अधिनियम आए, इसके चार कानून आए। नंबर एक आया कानून, जिसे कहा जाता है पहला कानून। तो इसमें रटने की जरूरत नहीं, पहला कानून, पहला अधिनियम। दूसरा है दूसरा अधिनियम। फिर आया तीसरा अधिनियम, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखना बहुत सरल है। तीसरा अधिनियम, और अगले को अपन क्या कहेंगे?
चौथा अधिनियम, चार है ना। चौथे को मैं अंतिम अधिनियम भी बोल सकता हूं क्योंकि ये लास्ट में आया है, इसलिए मैं इसे अंतिम अधिनियम भी बोलूंगा। ये चार अधिनियम चार अलग अलग बाजारों, अलग अलग सिस्टम के लिए आए। देखो बाजार तो तीन ही थे आपको। तो पहला बाजार कौन सा था? खाद्यान्न वाला, मैंने बताया ना। तो ये खाद्यान्न संबंधी बाजार का कानून था कि उसमें कौन कौन से कानून लागू होंगे। दूसरा बाजार किसका था? कपड़ा संबंधी, तो ये एक्ट कपड़ा संबंधी था। तीसरा बाजार किसका था? मवेशी व दास संबंधी, तो ये एक्ट भी। तीन बाजार थे तो तीन एक्ट तो तीन बाजार से रिलेटेड थे। चौथा एक्ट ये था, ये वस्तुओं को परमिट जारी करने से रिलेटेड था। कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिनको परमिट जारी किया जाता था, बिना परमिट के वो बेची ही नहीं जा सकती थी, उनका परमिट लेना पड़ता था। तो चौथा और अंतिम कानून था उन स्पेशल वस्तुओं के लिए। जो पहला कानून खाद्यान्न के लिए, ये कपड़े के लिए। कपड़ा में किराना भी इसी में आता था, कपड़े वाले में किराना का सामान मिलता था, ये ध्यान रखना। आप कहोगे किराना कहाँ मिलता था, तो ये भी यहां देखो, कपड़ा व किराना सामान, उसी मार्केट में, कपड़ा मार्केट में ही किराना मिलता था। कपड़ा व किराना संबंधी सामान, तो उससे रिलेटेड है ये। मवेशी दास संबंधी तीसरा बाजार था, तो तीन अधिनियम हो गए। चौथा अधिनियम था कोई स्पेशल कोई वस्तुएं जो इनके अलावा हो, जो ये तो जरूरत की चीजें हैं, जरूरत के अलावा कोई मौज मस्ती वाली चीजें हो, मतलब है कि आमोद प्रमोद वाली चीजें हो, ऐशो आराम वाली चीजें हो, शौकीन चीजें हो, तो उनके लिए चौथा एक्ट था। ठीक है। इसके लिए एक पद भी गठित किया गया, ऐसा नहीं कि वो परमिट कौन देगा और उसका पूरा सिस्टम था। उसे कहते थे परवाना नवीस, परवाना देता था वो। तो चौथा अधिनियम, परवाना नवीस नामक एक पोस्ट होती थी, तो ये पोस्ट ही परमिट देने का काम करती थी। पद का गठन किया गया, ये पद बनाया गया, और ये पद वाला आदमी क्या करता था? परवाना नवीस वाला चौथे एक्ट में वस्तुओं को परमिट जारी करने का अधिकार इसी के पास था। वस्तुओं को परमिट जारी करने का अधिकार, कि भाई कौन सी वस्तु ये बिकेगी मार्केट में, क्या होगा। वो इनके अलावा जो वस्तुएं हैं, अब कपड़े में भी कपड़े अलग टाइप के भी होते हैं। एक तो होता है जनरली, एक होते हैं जो पैसे वाले लोगों के होते हैं, अलग अलग टाइप के महंगे कपड़े। ठीक है। तो जैसे निम्न कपड़ों के लिए परमिट जारी किया जाता था, निम्न कपड़ों के लिए परमिट जारी किया जाता था। तो निम्न कपड़ों के लिए परमिट जारी किया जाता था। कई ऐसे जो थे वस्त्र उनके लिए, जैसे एक है किरपास। किरपास होता है सूती वस्त्र। कौन सा होता है? सूती वस्त्र को किरपास कहा जाता है। तो किरपास नाम का था एक सूती वस्त्र था, तो उसके लिए परमिट देता था, किरपास के लिए। एक था जिसका नाम है खुज्जे दिल्ली। क्या नाम है? खुज्जे दिल्ली। ये खुज्जे दिल्ली क्या था? ये खुज्जे दिल्ली था दिल्ली में बना हुआ रेशमी वस्त्र, दिल्ली में बना रेशमी वस्त्र, इसे खुज्जे दिल्ली कहा जाता था। ठीक है। और भी कई थे, जैसे तवरेज था, तवरेज, ये भी वस्त्र का नाम ही है, तवरेज भी। एक था कमरबाव, कमरबाव, ये भी एक कपड़ा ही था। ठीक है। कंज मावरी, कंज मावरी, ये भी एक कपड़े का नाम ही है। इनके लिए परमिट लेना पड़ता था। तस्बीह था,
अब आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है इनका? आ जाए किरपास, खुजे दिल्ली, तस्बीह, तरवेज क्या थे? वस्त्र। सल्तनत काल के वस्त्रों के नाम हैं। और यहां अपन बात कर रहे हैं कि इनके लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। चौथा एक्ट ये कहता था, चौथा अधिनियम बनाया गया था जिनमें इनके लिए परमिट की बात की गई थी। तो 4 कानून है। पहला खाद्यान्न के लिए, पहले मार्केट के लिए, दूसरा दूसरे मार्केट के लिए, तीसरा तीसरे 3 ही मार्केट है। अब मार्केट में कुछ अलग चीजें अगर बिक रही है तो उसके लिए आपको परवाना नबीस नाम के एक व्यक्ति से परमिट लेना होगा, जिसमें मैंने कपड़ों की बात बताई है कि इन कपड़ों को बेचने के लिए परमिटों की आवश्यकता होती थी। इससे आपकी 2 चीजें क्लियर हो गई कि सल्तनत काल में कौन से वस्त्र हुआ करते थे। आपसे नाम दे के पूछ लिए ये क्या है, आप बता सकते हो कि ये वस्त्र है। वस्त्रों के नाम में शब्दावलियां भी मिल गई अपन को साथ साथ में। अब देखो, बाजार नियंत्रण के लिए इसने कानून बना दिए, बाजार नियंत्रण के लिए इसने अधिकारी भी बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए कि बाजार नियंत्रण के लिए जो इसने अधिकारी बनाए वो कौन कौन से अधिकारी थे जो बाजार नियंत्रण करते थे। बाजार नियंत्रण के अधिकारी पद सर्जित किए, नए पद बनाए अधिकारियों के। भाई नई व्यवस्था है तो बाजार नियंत्रण इसी ने शुरू किया है तो नए पद भी आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। दीवान ए रियासत, ये सबसे बड़ी पोस्ट थी, दीवान ए रियासत नाम की। दीवान ए रियासत ये इस पूरी व्यवस्था का, बाजार व्यवस्था का प्रमुख यही है, बाजार व्यवस्था का प्रमुख। तो आपसे पूछे कि ये पोस्ट किसने चलाई थी, किसने ये पोस्ट सर्जित की थी दीवान ए रियासत की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलग से और पढ़ा दूंगा जब सल्तनत काल में सबकी पढ़ा दूंगा कि किसने कौन कौन सी पोस्टें सर्जित की है, लेकिन साथ साथ भी तो पढ़ ही रहे हैं। दीवान ए रियासत बाजार व्यवस्था का ये प्रमुख था। सहनाए मंडी, ये थोड़ी इससे छोटी पोस्ट है, सहनाए मंडी। सहनाए मंडी क्या होता था, ये व्यापारियों का पंजीकरण वगैरह करता था। ये बाजार जो प्रमुख हैं उनका हेड हुआ करता था, व्यापारियों का पंजीकरण भी करता था। भाई कौन सा व्यापारी है वो बाजार में बेचेगा क्या है, पूरा सिस्टमेटिक काम था। तो उनका पंजीकरण करना, और बाजार प्रमुखों का हेड भी होता था ये, बाजार प्रमुखों का हेड। एक बाजार प्रमुखों को कहा जाता था सहना, बाजार प्रमुखों को सहना कहा जाता था का हेड। हेड मतलब प्रमुख, प्रमुख। बाजार अलग अलग बाजार होते थे भाई, बाजार बहुत सारे बाजार थे। मान लो ये बाजार लगा हुआ है, अलग बाजार है कपड़े का, ये बाजार अलग है, ये बाजार अलग है। तो हर बाजार का एक होता था सहना, और उन सभी सहनाओं का, बाजार प्रमुखों का जो हेड होता था वो सहनाई मंडी होता था। पहले आप सहनाई मंडी में रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर आप अन्य बाजारों में अपनी चीजें बेचो। और उन बाजारों में बेचने जाओगे तो उन बाजारों का प्रमुख सहना होगा, उनका भी हेड है, ये सबसे बड़ा बाजारों का हेड है, पूरी व्यवस्था का हेड दीवान ए रियासत है। बरीद ए मंडी, बरीद वर्ड हमेशा के लिए रट लो। बरीद गुप्तचर को, जासूस को कहा जाता है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। गुप्तचर व्यवस्था में बरीद ए मंडी पोस्ट, बरीद ए मंडी इसी ने, ये यहां पर जो बाजार में गुप्तचरों का प्रमुख था, मंडी में बाजार में गुप्तचरों का प्रमुख, मंडी में जो बाजार है, बाजार में भी तो गुप्तचरी करनी पड़ेगी ना। कोई माल इधर उधर ब्लैक तो नहीं कर रहा है, कोई महंगा तो नहीं बेच रहा है, कोई चालाकी तो नहीं की जा रही है। तो बरीद ए मंडी हुआ करता था, अच्छी तरह से याद रखना। बरीद मतलब गुप्तचर होता है। सेना, सेना मतलब बाजार होता है, तो ये बाजारों वाला का हेड है मंडी का। नोट, क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अपन अलाउद्दीन खिलजी ने ही तो ये व्यवस्था शुरू की थी, तो ये पोस्ट अलाउद्दीन खिलजी के समय ही थी, और के समय तो थी नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी किस समय
आपसे पूछे कि समय दीवान ए रियासत कौन था, भाई इस पोस्ट पे था कौन, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पहला दीवान ए रियासत कह दो चाहिए, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी के समय होगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। पहला दीवान ए रियासत कौन था? और मैं ये भी कह दूं कि पहला सहना ए मंडी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय ये पोस्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने ही तो सर्जित की है। तो इसमें जो पहला दीवान रियासत था उसका नाम था मलिक याकूब। क्या नाम था? मलिक याकूब। मिलते जुलते नाम है इसलिए ध्यान रखना है। मलिक याकूब दीवान रियासत, जो पहला दीवान रियासत है जो अलाउद्दीन खिलजी ने ये व्यवस्था शुरू की है, और उसके समय ये व्यवस्था खत्म हो गई उसके मरने के साथ ही। और जो सहना ए मंडी पोस्ट पे था उसका नाम था मलिक कबूल। मिलते जुलते नाम है, मलिक कबूल। तो मलिक कबूल बड़ी मात्रा हो जाएगी, नहीं तो काबुल जैसा प्रतीत होगा। मलिक कबूल। तो ये अच्छे क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये इसकी बाजार व्यवस्था थी। इसने बाजार व्यवस्था में क्या किया? बाजार को नियंत्रित किया ताकि सैनिकों को कम वेतन में काम चल सके। 3 टाइप के बाजार बनाए, 4 टाइप के एक्ट लाया और 3 टाइप के अधिकारी आए। ये इसकी व्यवस्था थी। चलो ये हो गया, लेकिन इसको इतना बड़ी सेना बनाना, ठीक है, और बाजार को नियंत्रित करके महंगाई, लेकिन पैसा चाहिए भाई। तो पैसा आएगा कहां से? कहां से आता था राजाओं के पास, सुल्तानों के पास? पैसा राजस्व, भू राजस्व लिया जाता था। तो इसने भू राजस्व व्यवस्था को बदल के रख दिया, पूरी की पूरी व्यवस्था को। टैक्सों की जो व्यवस्था थी, जो जमीन से कर आता था, उस व्यवस्था को इसने पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो इसकी हम राजस्व व्यवस्था की बात करेंगे, इसको अच्छी तरह से समझना है। अब नया टॉपिक आ गया, बाजार खत्म इसका, और अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था समझो। देखो एकदम सरल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। पहले जो टैक्स वसूली करते थे वो कौन करते थे? पहले होते थे खूत, मुकदम, चौधरी, विशेषकर ये हिंदू लोग होते थे। यानी कि छोटे स्तर पर जितने भी करों की वसूलियां होती थी वो हिंदू कर रहे थे। इन मुसलमानों के समय भी, सल्तनत काल में भी, जिनको खूत, मुकदम, चौधरी कहा जाता था, ये करों की वसूली करते थे। इसने क्या किया? इनके अधिकार तो छीन लिए। बड़े ठरके से रहते थे खूत, मुकदम और जो चौधरी पोस्टें थी, बड़े ठरके से, एक तरह से ऐसो आराम से रहते थे, करों की वसूली यही करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले इनके अधिकार छीने और करों की वसूली के लिए सरकारी कर्मचारी लगाए और एक सरकारी डिपार्टमेंट बनाया, दीवान मुस्तखराज नाम का। पहली बार ऐसा हुआ कि सरकारी कर्मचारियों से वसूली शुरू की, और ये वसूली शुरू करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इससे पहले सरकारी वसूली नहीं होती थी। बहुत अच्छा तथ्य है। राजस्व व्यवस्था में कितना बड़ा इसने परिवर्तन कर दिया कि जो पुरानी व्यवस्था है उसको पूरा ही खत्म कर दिया। अब करों की वसूली कौन करेगा? सरकारी कर्मचारी करेगा। दूसरी चीज, एक चीज तो चलो देखो, राजस्व कमाने का तरीका क्या होता है? राजस्व कमाने का पहले तो अपने आदमी लगाए सरकारी, चलो ठीक है, सरकारी आदमी, लेकिन आपके पास में जमीन भी तो होनी चाहिए बहुत सारी, तभी तो जितनी जमीन होगी उतना ही तो राजस्व आएगा। तो इसने क्या किया? जो दान में दी गई जमीनें थी, जिनको मिल्क भूमियां कहा जाता है, जो दान में दी जाती थी, वह जमीनें हैं, जो धार्मिक ये मस्जिदों को दी जाती थी, वह भूमियां दान में दी जाती थी, या जो ओ, जो काम करने वाले होते थे उनको दी जाती थी, इक्ता वगैरह जो दिया जाता था, जो जमीनें काम के बदले दी गई थी, जो वंशानुगत जमीनें हैं, जो अमीरों को दी गई थी, अमीर जैसे ठाकुरों को, ये अमीर, यहाँ मुसलमान अमीर कहलाते थे, अमीरों को दी गई जमीनें, वक्फ की, दान में, मिल्क भूमियां सब छीन ली। छीन कर इनको खालसा घोषित कर दिया। खालसा मतलब खुद की जमीन,
सीधी केंद्र की जमीन को खालसा कहा जाता है। जब जमीन सीधी राजा के अंडर में आ जाती है वो खालसा कहलाती है। तो इसने इनकी जमीनें छीनकर अपना क्षेत्र और बढ़ा लिया, तो टैक्स और आ जाएगा, डबल हो गया टैक्स। खुद की जमीनें थी, मलिक अमीरों की दान में दी गई, इनाम में दी गई, वह की जमीनें इसने छीनकर खालसा घोषित कर दिया। तो सरकारी कर्मचारी करेंगे, दूसरी जमीनें बढ़ा ली, तीसरी क्या करेगा भाई, टैक्स ले रहे थे ये, जितनी भी आपके भू राजस्व आय होती थी, मुसलमान टैक्स 1/3 लेते थे कि जितनी आपकी आय हुई, मान लो 100 किलो हुई तो 33 किलो ले जाता था शासक। इसने 50% कर दिया टैक्स, आधा लेके जाऊंगा मैं। तो 1/3 से 1/2 कर दिए इसने, टैक्स भी बढ़ा दिए। तो इसने ऐसे ऐसे सिस्टम शुरू किए। चौथी चीज इसने क्या किया, भूमि नाप। भूमि का नाप इससे पहले किसी ने, इसने पैमाइश कराई। पैमाइश के आधार पर कि जमीन कितनी है इतना उत्पादन होगा देना पड़ेगा। पहले चलता था पैदाइश के आधार पर कि पैदावार कितनी हो रही है आपके पास में, कि आपके पास में 100 क्विंटल हो रहा है तो आप हमें, पहले कहते थे 33 दे दो, ये कहता है 100 क्विंटल नहीं, आपके पास जमीन कितनी, इस जमीन पर इतना होगा ही होगा। 100 का नहीं है भाई, जमीन नपेगी, जमीनें नपकर जमीनों की श्रेणियां बना दी, इस जमीन में इतना टैक्स आएगा, इसमें इतना आएगा, इतना आएगा। तो जबरदस्त शोषण तो हुआ भाई, पर खुद खूब पैसा कर लिया इसने। और भी कुछ नए टैक्स भी इसने ऐड कर दिए भू राजस्व के अलावा भी। कुछ जैसे घर बनाएगा तो गड्डी कर, ठीक है, चराई कर, ऐसे नए कर भी चला दिए इसने। तो इसको अच्छी तरह से समझो इसने क्या क्या किया। पहले वक्त तो पहले सबसे पहले क्या किया, पहले खूत, मुकदम, चौधरी, जो कि कौन होते थे, हिंदू ही होते थे, द्वारा भू राजस्व, भू राजस्व या कर एक ही बात है, भू राजस्व करों की वसूली की जाती थी। तो इनके अधिकार छीने, इनकी हालत ऐसे कर दी थी। चौधरी मुकदम खूत की तो भयंकर हालत खराब हो गई थी, इनके तो बेटों की सगाई नहीं होती थी, फिर ऐसी हालत कर दी थी इसने। इसने नया राजस्व विभाग खोला। तो इसने नया विभाग खोला इसके लिए, दीवान ए मुस्त खराज, ये सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया इसने। खराज का मतलब क्या होता है, भू राजस्व ही होता है ना। तो दीवान ए मुस्त खराज विभाग की स्थापना की। नया डिपार्टमेंट बना दिया, क्या काम था इसका, भू राजस्व की वसूली करना, भू राजस्व संबंधी कार्य। तो एक काम कर दिया कि एक डिपार्टमेंट बना दिया। अब करों की वसूली कौन करेंगे, सरकारी कर्मचारी करेंगे, ठीक है। तो करों की वसूली, करों की वसूली सरकारी कर्मचारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा करवाने की शुरुआत की। शुरुआत मतलब प्रथम ही हो गया ना, प्रथम शासक। जब मैं शुरुआत लिख रहा हूं किसी चीज की, तो इसने सरकारी कर्मचारियों से, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया, तो सरकारी लोगों से वसूलियां वगैरह करवाई। और इसने क्या किया, और इसने क्या किया, एक तो ये किया कि पूरा सिस्टम सरकारी कर दिया। एक जमीन बढ़ाई, जमीन कैसे बनाई बढ़ाई, जो अमीर, जो मलिक थे, मलिकों को दी गई भूमियां दान में दी गई भूमि,
इनाम में दी गई भूमि, वफ को दी गई भूमि, वफ भूमि, वफ जो इनके मस्जिद वगैरह और जो धार्मिक क्रियाक्रम उनके उनके लिए दी जाती थी, ये जो ये भूमियां इसने छीन ली, छीनी और उनको क्या किया, खालसा घोषित कर दिया। खालसा मतलब सीधी केंद्र की भूमि हो गई। तो इस प्रकार अपनी जमीन को डबल ही कर लिया इसने, सब ले ली जमीनें, वापस दो भाई। और जो भूराजस्व है, भूराजस्व 1/3 से कितना कर दिया, 1/2, मतलब 50%, आधा। 50% कहूं या आधा कहूं एक ही बात है, 1/2 कर दिया। तो लो, टैक्स भी बढ़ा दिया, जमीनें ही बढ़ा ली, और सरकारी कर्मचारी वसूलियां करेंगे, ये भी इसने शुरू कर दिया। अब इसने एक सिस्टम और किया जो पहले कभी नहीं था। इसने क्या सिस्टम शुरू किया कि इसने राजस्व की नगद नगद लेना शुरू किया। जैसे 100 क्विंटल होता था, 33 क्विंटल ले जाते थे पहले वाले, इसने कहा नहीं, मुझे पैसा दो। तो नगद शुरुआत करने वाला ये प्रथम सुल्तान था। भूराजस्व की नगद अदायगी लेने वाला, नगद लेने वाला प्रथम सुल्तान था। तो इसने क्या किया, नगद लेना शुरू कर दिया। तो ये भी एक शानदार तथ्य है, नगद इससे पहले किसी ने नहीं लिया था। इसने भूराजस्व की वसूली के लिए कई सरकारी कर्मचारी छोड़ रखे थे भूराजस्व वसूली के लिए। तो भूराजस्व की वसूली के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई। सीधा वहीं से आते थे आदमी, उधर ही देख रेख में थे। तो जैसे कई पोस्टें थी, उन पोस्टों के नाम क्या क्या हैं, जैसे इसने, जैसे पोस्ट है आमिल। आमिल बड़ा होता था, काफी बड़े क्षेत्र पे ये टैक्स लेके जाता था। एक होता था नौसिंदा। नौसिंदा ये पोस्टों के नाम है, जो कर्मचारियों के पद हैं ये, जो वसूलियां करते थे। एक था सरहंग। सरहंग ये कर्मचारी है अन्य, जो अपने अपने क्षेत्रों में वसूलियां करते थे। एक हुआ करता था मुहसिल। मुहसिल तो ये सरकारी कर्मचारी है जो करों की वसूलियां करते थे। इसने जो सबसे पहले शुरुआत की है वो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, नगद लेना। देखो ये इसने सब नया ही सिस्टम शुरू किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनते ही हैं। इसने क्या किया, भूमि की पैमाइश करवाई। पैमाइश का मतलब होता है नाप। इससे पहले जो वसूलियां की जाती थी वो पैदाइश पर की जाती थी, और इसने भूमि की पैमाइश करवाई, नाप करवाया। तो नाप इसने पूरी जमीन नपवाई, किसकी कितनी जमीन है, भूमि पैमाइश। भूमि पैमाइश, पैमाइश, पैमाइश को मैं नाप कह दूं कि भूमि की नाप करवाई, एक ही बात है। या इसे ही कहा जाता है मसाहत, नाप करवाना, मसाहत करवाई, ठीक है, मसाहत। नाप करवाने को ही मसावत कहते हैं, पैमाइश कहा जाता है। करवाकर इसने राजस्व तय किया, करवाकर राजस्व तय करने वाला प्रथम सुल्तान। इससे पहले जो था वो
पैदावार पर लिया जाता था। ठीक है, और इसके लिए इसने जाबिता जो है, राजस्व जानते हो ना, राजस्व भू राजस्व है, राजस्व को ये खराज कहते हैं। राजस्व को जो जमीन से, तभी तो दीवाने मुस्त खराज की पोस्ट बनाई है। ये जो पहला सुल्तान था जो भूमि के नाप वाला सिस्टम इसने लगाया था, ये एक्ट कहलाता था या ये अधिनियम था जाबिता। आपसे पूछे भाई जाबिता क्या है? जाबिता का मतलब है ये एक्ट था जिसे जमीनें नपेगी और उसके आधार पर राजस्व तय होगा। इसको जाबिता अधिनियम भी कहा गया। जाबिता अधिनियम था, इसका कानून था जाबिता कानून, जिसके तहत नाप कर लिया जाता था। अब भूमि पैमाइश की इकाई क्या थी भाई? भूमि नापते किससे थे इसके समय? भूमि नापने की इकाई भाई किलोमीटर में नापते थे कि मिलीमीटर में नापते थे कि मील में नापते थे कि बिग्गा में नापते थे कि हेक्टर में नापते थे कि इस समय इकाई क्या थी? बिस्वा। बिस्वा में नापते थे। तो वो इसने जमीन अपनी बिस्वा में नपाई। इसने क्या किया? 2 नए कर शुरू किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नए कर शुरू किए। मैंने बताया आपको 2 नए कर कौन से शुरू किए थे इसने। एक तो किया था गड्डी कर। गड्डी मतलब गढ़, गढ़ मतलब घर। तो इसको गड्डी कर भी कहते हैं, इसको घर कर भी कहते हैं, इसको मकान कर भी कहते हैं। एक ही बात है कि अगर कोई मकान बनाएगा गड्डी, इसको घर कर या घरी कर या मकान कर, एक ही बात है भाई। अगर कोई मकान बनाएगा, पक्का निर्माण कराएगा, गढ़ बनाएगा, तो टैक्स देना पड़ेगा। तो घर पे भी कर लगा दिया इसने, चराई कर। भाई साहब आप सोच रहे हो कि ये लोग कितने दुखी थे, हर चीज का टैक्स देते थे, घर बनाने का भी टैक्स देते थे। आप लोग ये सोचते हो कि हर चीज का टैक्स, टैक्स भाई अब भी देते हैं हम। अभी घर ऐसे नहीं बनता है, टैक्स देते हैं, हर चीज का टैक्स लगता है। नहीं तो प्रशासन कैसे चलेगा? बिना टैक्स के प्रशासन नहीं चल पाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो टैक्स तो आज भी हर चीज पे, हर वस्तु आपके हाथ में जो चीज दिख रही है आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, घर में घूमो, ऊपर पंखा, नीचे लाइट, सामने टीवी, हर चीज पर क्या है? टैक्स है। तो हर चीज पर टैक्स लगता है भाई। तो ये इसने भी चराई कर, यानी कि चराई कर केवल दूध दारू पशुओं पे ही था, समझ रहे हो ना? ऐसे नहीं कि दूध दारू पशुओं पे ही लेते थे केवल। दूध दारू मतलब दूध देने वाला, अन्य पशुओं पर चराई कर नहीं था। तो इस प्रकार इसने 2 नए टैक्स लगाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। गड़ी कर, चराई कर किसने चलाए आप बता दोगे? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाए। इसने क्या किया? जो लूट के माल का हिस्सा होता है, लूट के माल का हिस्सा भी इसने क्या किया? बढ़ा दिया। लूट के माल को कहा जाता था, उससे लूट के माल से राजा एक टैक्स लेता था। जैसे सेना लूटने गई है, ठीक है, सेना गई है, आक्रमण करने गई है, मान लो लूटने क्या, आक्रमण करने गई है, वहां लूटा, खजाना लूटा। तो इनका एक नियम था मुसलमानों में कि जो लूट का माल है उससे आपको टैक्स देना पड़ेगा राजा को। कितना? 1/5। ज्यादा नहीं, सुल्तान को 1/5 देना पड़ेगा। भाई आपने 100 किलो सोना लूटा है तो 1/5 है ना, वो सीधा ही सुल्तान का होगा। इस टैक्स को कहते हैं खुम्स। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? खुम्स को 1/5 की जगह 4/5 कर दिया। लूट के माल का जो हिस्सा था उसमें से जो खुम्स कर है, कौन सा कर है? खुम्स कर। खुम्स कर क्या होता है? लूट के माल का, लूट के माल का, लूट के माल का हिस्सा। तो इसको को बढ़ाकर को 1/5 से 4/5 कर दिया कि भाई मुझे दोगे 80%, खुद रखोगे 20%। तो इस प्रकार की इसने अपने बढ़ाने का शुरू किया। अलाउद्दीन जो था ना, उसने कृषि में, भू राजस्व व्यवस्था में बहुत बढ़िया योग काम किया, लेकिन इसको कोई तो सपोर्ट कर रहा था इस मामले में, तभी इतना काम कर पाया। इसका जो वजीर था, या इसका वजीर को नायब भी कहते थे, नायब वजीर एक टाइप की पोस्ट हो गई थी,
पहले नायब अलग पोस्ट थी जो सुल्तान का प्रतिनिधि था, बहराम शाह ने ये शुरू की थी। फिर नायब वजीर पोस्ट पर एक ही आदमी बैठता था। धीरे धीरे नायब अपने आप ही गायब हो गई, वजीर नाम से ही जानी गई, जो पहले से ही जानी जा रही थी। सर्फ काइनी, ये अच्छा क्वेश्चन है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के कृषि व राजस्व व्यवस्था में सुधार का श्रेय, सुधार का श्रेय किसे दिया जाएगा? सुधार का श्रेय दिया जाएगा इसके वजीर को, वजीर या जिसको नायब भी कहते थे, वजीर या नायब, सर्फ काइनी। क्या नाम था? सर्फ काइनी। तो इस प्रकार से इसकी ये व्यवस्था थी, जो कि क्या व्यवस्था थी? ये राजस्व संबंधी व्यवस्था कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसने प्रशासन के अंदर क्या क्या चेंजेस लाए। ये तो हो गई इसकी, क्या कुछ प्रशासनिक पोस्टें गठित की, क्या किया। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था में एक दो पोस्टों के बारे में देख लो आप। प्रशासनिक व्यवस्था, बड़ा चालाक आदमी था, तो इसने सबसे मेन चीज ध्यान दिया गुप्तचर पर, क्योंकि देना था, तेज आदमी था, हर जगह निगरानी रखनी। वो आपने जो बरीद मंडी गुप्तचर पढ़ा ना, वो तो मंडी का है भाई, वो तो बाजार नियंत्रण की गुप्तचरी करेगा। इसने क्या किया, एक पोस्ट थी पहले से चली आ रही थी, उसको बहुत अच्छा बनाया, बरीद ए मुमालिक। ये वैसे बरीद ए मुमालिक पोस्ट है, ये बलबन के समय ही गठित हो गई थी। ये गुप्तचर प्रमुख होता था। कौन होता था? गुप्तचर प्रमुख। तो इसको बहुत ज्यादा व्यवस्थित किया, इस पद को व्यवस्थित किया, एकदम सिस्टेमेटिक ढंग से इस पोस्ट को किया। ये पोस्ट तो वैसे शुरू तो आपको मैंने बता दी थी कि बलबन ने कर दी थी, लेकिन इसको व्यवस्थित करने का जो श्रेय जाता है वो अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। एक अलाउद्दीन ने एक पोस्ट चलाई थी जो गुप्तचरों के, ये तो हेड हो गया, जो पहले से चल रहा था इसको पूरा व्यवस्थित कर दिया, इस डिपार्टमेंट को इसने। एक पोस्ट थी मुनहियन। मुनहियन क्या आपसे पूछे? मुनहियन, मुनहियन गुप्तचर ही होते हैं, गुप्तचरों को मुनहियन कहा जाता था। तो ये इसने गुप्तचरों पर ही ध्यान दिया, ये इसकी प्रशासनिक व्यवस्था है। अब इसकी बात करते हैं हम, इसका प्रशासनिक व्यवस्था तो थोड़ा नई हेडिंग है ना, तो नई हेडिंग के लिए मैं टॉपिकों के लिए कौन सा कलर काम में ले रहा था? ये प्रशासनिक व्यवस्था, तो थोड़ा सा ये टॉपिक हो गया अपने ये। अब नया टॉपिक लेते हैं इसका राजत्व सिद्धांत। मैंने बलबन में भी आपको राजत्व सिद्धांत बहुत कम के बता रहा हूं, लेकिन जिनके बता रहा हूं वो याद रखना है। राजत्व सिद्धांत का मतलब है अपने राज्य चलाने के लिए वो किन बातों पर फोकस करता था, किन नीतियों को वो अपनाता था। जैसे बलबन ने भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो राजत्व सिद्धांत क्या है? कुछ एक राजाओं का बताऊंगा, तो जिनका बताऊंगा उनका याद कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हमने बलबन का राजत्व सिद्धांत देखा था, ठीक है। अलाउद्दीन जो खिलजी है उसके राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन जानकारी अमीर खुसरो देता है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार में था। वैसे तो अमीर खुसरो ने 8 बादशाहों का शासन देखा, लेकिन उसका जो वास्तव में जो एक आइडल, जो अमीर खुसरो का 8 सुल्तानों का दरबारी रहा, लेकिन आइडल वो मुख्य रूप से जो रहा वो अलाउद्दीन खिलजी के समय रहा, 8 में से। इसमें इस समय उसने ज्यादा ख्याति प्राप्त की, इस समय उसकी वैल्यू ज्यादा थी। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत, वही बातें बता रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। किसने किया भाई? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो,
अमीर खुसरो ने किया। इसका जो राजत्व सिद्धांत था उसकी एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। इसका राजत्व सिद्धांत आधारित नहीं था, यानी ये सत्य असत्य में पूछे तो आधारित नहीं था, यानी जो बाकी का था ना उससे अलग था इसका। बाकी क्या कर रहे थे, इस्लाम पे चल रहे थे। मैंने आपको एक शुरू में एक लाइन बता दी थी कि इसने धर्म को और राजनीति को अलग करने वाला पहला सुल्तान था, तो इसके राजत्व सिद्धांत में जो इस्लाम के सिद्धांतों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी मैं कह रहा हूं किस पे आधारित नहीं था, तो इस्लामी सिद्धांतों पे आधारित नहीं था। इस्लामी सिद्धांतों का इसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने इस्लाम को दूर रखा है अपने ठीक है, इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित नहीं था। ठीक है, और इस्लाम के सिद्धांत या इस्लाम के कानूनों को क्या कहा जाता है, शरीयत। इस्लाम किसके अनुसार चलती है, इस्लाम में मान्यता है कि इस्लाम शरीयत के अनुसार चलती है। इस्लाम के कानूनों की किताब शरीयत कहलाती है। और उलेमा वर्ग, उलेमा एक वर्ग होता है जो कि इस्लाम के सिद्धांतों की रूढ़िवादी व्याख्या करता है, एकदम कट्टर व्याख्या करता है उसकी, रूढ़िवादी पुरानी। इस्लाम की कोई भी बात हो तो ये धर्मगुरु हैं, ये उसकी व्याख्या करेंगे, और थोड़ा रूढ़िवादी तरह, आधुनिक सोच नहीं रहेगी, रूढ़िवादी सोच रहेगी। तो ये जो उलेमा वर्ग है, ये जो शरीयत है, ये इस्लाम है, इस पे ही तो चलते थे ये सुल्तान जो दिल्ली के थे, इसी पे। लेकिन इसने इनको फॉलो नहीं किया है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल के आपके सामने आई रही है। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। अलाउद्दीन खिलजी की एक बात आपके दिमाग में अच्छी तरह से आ गई है कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा है कि जो इस्लाम के सिद्धांतों को राजनीति में नहीं ला रहा है, राजत्व सिद्धांत में नहीं ला रहा है। एक बार की बात है, अलाउद्दीन खिलजी बयाना के काजी के पास बैठे हुए थे। बयाना का काजी था मुगीसुद्दीन, उसके पास बैठे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि देखो, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है, ना मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, ना मुझे कोई ज्ञान है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूं। ठीक है, और मैं तो ऐसे आदेश देता हूं जो राज्य के हित में हो। मैं परिस्थितियां देखते हुए तर्क के आधार पर निर्णय लेता हूं। मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में उसकी अनुमति है, इस्लाम की कानून की किताब में है या नहीं है। मैं नहीं जानता कि जब कयामत का दिन आएगा, न्याय का दिन आएगा, तब अल्लाह मेरे साथ में कैसा व्यवहार करेगा। तो ये कहता है मैं तो, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है मेरे, मैं हूं जन्म से मुसलमान, लेकिन मैं अपने राज्य में क्या वो फैसला लेता हूं जो राज्य के लिए सही है, चाहे वो शरीयत में है या अनुमति देता है या नहीं देता। अब मुझे नहीं पता कि अल्लाह मेरे साथ क्या न्याय करने वाला है। तो ये कथन पूछा जाता है कि ये कथन किसका है। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का कथन है, तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, अभी लिखवा दूंगा मैं। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी है वो देवीय सिद्धांत को नहीं मानता कि भाई राजा होता है वो अल्लाह, अल्लाह या खुद स्वयं ईश्वर है या स्वयं है, तो ऐसा ये नहीं मानता। ये निरंकुशता में विश्वास रखता है, देवीय शक्ति पर विश्वास नहीं रखता। देवीय शक्ति के स्थान पर निरंकुश शासन पर विश्वास है इसका। कि मैं कोई भगवान या मुझे जनता भगवान माने, ये नहीं, ये कंट्रोल करता था। इस सिद्धांत के स्थान पर इसने निरंकुशता में विश्वास था, इसका निरंकुश शासन पे इसका विश्वास था। तो इसका वो एक कथन है जो अपन देख लेते हैं। ये राजत्व की इसकी पूरी बात है ना, इसका इस एक लाइन से आप इसके पूरे राजत्व को समझ सकते हो, इसलिए ये लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है।
अलाउद्दीन खिलजी ने बयाना के काजी, धर्मगुरु होते हैं ये काजी भी, उलेमा अलग चीज है। उलेमा क्या होते हैं? वो धर्म की व्याख्या करने वाले लोग होते हैं। ये काजी होते हैं जो धर्म के अनुसार न्याय वगैरह भी करते हैं धर्म के आधार पे। तो बयाना का काजी था जिसका क्या नाम था? मुगीसुद्दीन। मुगीसुद्दीन। तो मुगीसुद्दीन को कहा, मुगीसुद्दीन को कहता है कि यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मैंने कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ी है, पुस्तक नहीं पढ़ी है, मैं जन्म से मुसलमान हूं, मैं जन्म से मुसलमान हूं, मैं राज्य के हित में फैसले लेता हूं, परिस्थितियों व तर्क पर आधारित निर्णय करता हूं, करता हूं। चाहे वो शरीयत के अंदर, ठीक है, शरीयत उसकी अनुमति दे या न दे। तो मैं ये नहीं जानता, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी अनुमति है या नहीं, शरीयत में इसकी अनुमति है या नहीं। अल्लाह कयामत के दिन, कयामत के दिन या न्याय भी लिखा सकता है, न्याय के दिन, कयामत के दिन मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। कि मैं ये नहीं जानता कि भाई शरीयत इसकी अनुमति देता है कि नहीं देता, और मैं ये नहीं जानता कि न्याय के दिन अनुमति देता है या नहीं, और अल्लाह कयामत के दिन मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा मैं ये नहीं जानता। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का जो था राजत्व सिद्धांत भी हो गया। ये देखो जबरदस्त तथ्य हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अभी तो ये देख रहे हैं, फिर इसका अपन देखेंगे कि इसने जो है कहाँ कहाँ इसने इसके समय विद्रोह हुए, किन किन इन क्षेत्रों को इसने जीता, वो बातें तो अभी बाकी है। अब एक बार इसका रिवीजन देख लो। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम है अली गुरसास। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या है? अली गुरसाप। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा व दामाद था। राज्याभिषेक लाल महल में करवाया। लाल महल दिल्ली में है जो बलबन ने बनाया था। उपाधियां शानदार। सिकंदर सानी, अपने आप को सिकंदर मानता था, तभी तो इतनी बड़ी सेनाएं बना रखा है। जिले इलाही, ईश्वर का प्रतिनिधि, ऐसी उपाधि पहले बलबन ने धारण की थी। यामीन उल खलीफा, खलीफा का दायां भाग, नायाब। नासिरी अमीर उल मोमिनीन, खलीफा को मान्यता दी लेकिन शासक बनने की अनुमति प्राप्त नहीं की। देखो इसने क्या किया, खलीफा को मान्यता दी लेकिन शासक बनने की अनुमति नहीं ली इसने। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से पृथक किया है। धर्म अलग, राजनीति अलग, ये इसका सिद्धांत है राजत्व का। सैनिक व्यवस्था, भाई इतना बड़ा राजा,
इतना बड़ी युद्ध लड़ेगा, सेना तो चाहिए, सिकंदर अपने आप को कह रहा है। तो इसने क्या किया, पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखी, परमानेंट कर ली सेना, और सेना भी हस्मे मुर्तब यानी निरीक्षण के द्वारा जो सैनिक बनते थे वो सैनिक थे इसके पास में, ऐसे सेना में नहीं थे। नगद वेतन देना इसने शुरू किया, परमानेंट सेना, नगद पेमेंट, सैनिकों के होलिया नोट करने की प्रथा चलाई, क्योंकि लोग सैनिकों को परमानेंट रख रहा है तो चेंज नहीं हो जाए, कोई भर्ती किसी और की हो रही है और कोई और आ जाए। घोड़े दागने की प्रथा, ताकि घोड़ों को कोई इधर उधर ना बेच ले, निशान बना दिए। तुमन 10,000 सैनिकों की टुकड़ी, और दशमलव प्रणाली से संगठित था इसका पूरा सैनिक सिस्टम, ठीक है, 10, 100 और 1000 ऐसे। बाजार को नियंत्रित किया, सैनिकों को वेतन कम दिया, इस कारण बाजार में वस्तुओं की कीमत और मूल्य को भी कम किया, नहीं तो सैनिकों में असंतोष हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्येक वस्तु का मूल्य निर्धारित कर दिया, वस्तुओं के पृथक पृथक बाजार बना दिए, खाद्यान्न, कपड़ा, मवेशी व दास, 3 बाजार। बाजार नियंत्रण व्यवस्था केवल दिल्ली में ही लागू की इसने। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद यह व्यवस्था समाप्त हो गई। सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त बाजारों को सराय ए अदल कहा जाता था। बाजार नियंत्रण के लिए 4 अधिनियम थे। पहला अधिनियम जो खाद्यान्न पहले बाजार के लिए, दूसरा अधिनियम कपड़ा जो दूसरा बाजार या किराना संबंधी सामान वाला था, तीसरा अधिनियम मवेशी व दास संबंधी, चौथा जो अधिनियम था वो एक अलग ही था, इसमें परवाना नबीस नाम का एक पद बनाया गया था जो वस्तुओं को परमिट जारी करता था, और निम्न कपड़े हैं जिनको परमिट मिलता था तभी बेच सकते थे, जैसे किरपास है, सूती वस्त्रों को कहते हैं, खुज्जे दिल्ली है जो दिल्ली में बना हुआ है, रेशमी वस्त्र है, तवरेज है, कमरबाव है, कंजमावरी है, तस्बीहस है। ऐसा पूछ सकते हैं ये एक साथ नाम देके कि ये है क्या, तो वस्त्र है ये। बाजार नियंत्रण के अधिकारी देखो, दीवान ए रियासत जो बाजार व्यवस्था का हेड है, सहना ए मंडी जो व्यापारियों का पंजीकरण भी करता है और बाजार प्रमुखों जो सहना है उनका हेड है, बरीद ए मंडी जो बाजार में गुप्तचरों का हेड है। पहला दीवान ए रियासत था मलिक याकूब और पहला सहना ए मंडी था मलिक कबूल। राजस्व व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। पहले खूत, मुकदम, चौधरी जो हिंदू थे ये लोग, ये बुरा करों की वसूली करते थे, इनके अधिकार छीन लिए। दीवान ए मुस्त खराज विभाग बनाया और राजस्व संबंधी कार्य किया। करों की वसूली सरकारी कर्मचारियों द्वारा करवाने की शुरुआत की। अमीर मलिकों की भूमियां दान में दी गई, इनाम में दी गई, वफ की भूमियां छीन ली और उनको खालसा घोषित कर दिया। कमाई जबरदस्त हुई। भू राजस्व को भी 1/3 से बढ़ाकर 1/2 या 1/2 को आधा कर दो, 50% कर दिया। भू राजस्व की नगद देना पड़ेगा, हिस्सा नहीं ले रहा, नगद दो भाई। अदायगी लेने वाला प्रथम सुल्तान। भू राजस्व की वसूली के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के नाम आपसे पूछेंगे, ये कौन है? आमिल, नवसिंदा, सरहंग, मुहसिल, ये कौन है? ये कर वसूल करने वाले हैं, केंद्र के कर्मचारी है, अलाउद्दीन खिलजी के कर्मचारी है। भूमि पैमाइश या नाप के आधार पर भू राजस्व लेने वाला, पहले जितना होता था उसमें से पैदाइश से लेता था, इसने पैमाइश, भूमि की पैमाइश करा के राजस्व तय करने वाला पहला सुल्तान था। राजस्व को कहते हैं खराज। जाबिता लगाया इसने, यानी नाप करके दो। भूमि नापने की इकाई बिस्वा कहलाती है। 2 नए कर भी लगाए अलाउद्दीन ने, गड़ी कर, घरी कर, मकान कर, चराई कर, ठीक है, जो कि चराई कर जो दूसरा कर था वो दुधारू पशुओं पे था। खुम्स कर जो लूट के माल का हिस्सा होता था उसको 1/5 से, बाकी ये सब सुल्तान 1/5 लेते थे, इसने 4/5 कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के कृषि व राजस्व व्यवस्था में सुधार का श्रेय वजीर उसके सर्फ कायनी को जाता है, तो वो पूरी हेल्प करता था इसके, अलाउद्दीन खिलजी की। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो बरीद ए मुमालिक, बरीद जो कि एक गुप्तचर प्रमुख था, ये वैसे तो बलबन की पोस्ट थी बनाई हुई, लेकिन इसको व्यवस्थित इसने किया, गुप्तचरी व्यवस्था को पूरा व्यवस्थित करने का श्रेय अलाउद्दीन को जाता है। मोनियन नाम के गुप्तचर थे इसके, पदों के नाम है ये। राजत्व सिद्धांत की बात करें तो अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत हमें अमीर खुसरो से जानकारी मिल जाती है।
इसका राजत्व आधारित नहीं था इस्लाम पर, इस्लाम रिलेटेड ही बात हो गई ना, शरीयत पर या उलेमा वर्ग पर। देवी शक्ति के स्थान पर निरंकुश शासन पर विश्वास था। अलाउद्दीन खिलजी ने बयाना के काजी मुगीसुद्दीन को कहा था कि यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ना मैंने कोई किताब पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ और मैं ऐसे निर्णय लेता हूँ, ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के हितकर हों, और परिस्थितियों को देखकर मैं तर्कसंगत निर्णय लेता हूँ। मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसकी अनुमति है या नहीं, मैं ये नहीं जानता कि क़यामत के दिन अल्लाह मेरे साथ में कैसा व्यवहार करेगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत।